स्वागत अभिनंदन। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू मुनकाद अली जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बाबू मुनकाद अली साहब। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, खिराज अकीदत पेश करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व सांसद, करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपना विश्वास रखते हुए आज जनपद मुजफ्फरनगर के विधानसभा पुरकाजी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे जिम्मेदार साथी, जिले के जिलाध्यक्ष भाई सतीश रवि साहब, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी, देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी और सहारनपुर मंडल के प्रभारी, बहुत ही सम्मानित साथी भाई रणधीर सिंह बेनीवाल साहब, हमारे बीच में दूसरे मुख्य अतिथि जिन्होंने प्रदेश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, कई मंडलों के मुख्य प्रभारी भाई बाबूजी विजय सिंह साहब, मंच पर मौजूद मंडल के प्रभारी रविंदर गौतम साहब, नरेश गौतम साहब, आनंद प्रकाश जी, विजयपाल जी, इंजीनियर सौरभ गौतम साहब, सतप्रकाश जी, प्रेमचंद गौतम जी, श्रीपाल सिंह पाल साहब, कुलदीप प्रधान जी, इरशाद त्यागी जी, इंतजार राणा साहब, निसार अहमद साहब, बीपी लहलोरिया जी, सुशील शर्मा साहब, प्रशांत गौतम साहब, सम्मानित विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी, सेक्टर कमेटियों के पदाधिकारी, वाम से बीवीएफ के सभी सम्मानित हमारे संयोजक और भी मंच पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, सभी मंच पर बैठे हुए साथी और सामने बैठे हुए मेरे सभी मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं किन अल्फाजों से, किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि ऐसी तपती धूप में, ऐसी सख्त गर्मी में आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए, यहाँ से अपने विधायक को जिताने के लिए और आने वाले आम चुनावों में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाने के लिए जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से एक एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सम्मानित साथियों, आज हम लोग आपके बीच में अपने नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पैगाम लेकर पहुंचे हैं और उस पैगाम को आपके बीच में रखने से पहले कुछ जरूरी थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि साथियों
आप सुबह से बैठे हैं, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर आपके बीच में रखूंगा। आज हम जिस झंडे के नीचे इकट्ठा हुए हैं, आज जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, ये हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरीके से नहीं है। दूसरी पार्टियों का मकसद होता है अपने आपे को मजबूत करना, अपने लोगों को मजबूत करना, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मकसद है इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ऊपर कास्ट के गरीब भाइयों को, 88% लोगों को आगे बढ़ाना, उनको उनका हक दिलाना, उन्हें इज्जत और सम्मान दिलाना, ये बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन है। और आपको मालूम होगा 14 अप्रैल सन 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, ये पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, और हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना, इस मिशन का मकसद होगा। ये मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, और वास्तव में ये एक मिशन है। आपने देखा होगा जब जब भी बहुजन समाज पार्टी ताकत में आई है, चाहे किसी समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया ना दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित के कार्य किए, सर्व समाज के हित में फैसले किए, सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया। वास्तव में एक मिशन है। यह मिशन आजादी से बहुत पहले से चल रहा है, ये सन 1984 से नहीं चल रहा। जब हमारा देश आजाद नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो उन रियासतों के मालिक इस देश के रहने वाले 10-12% लोग होते थे। यहाँ के राजा महाराजा भी वही थे, यहाँ के पढ़े लिखे भी वही थे, यहाँ के पूंजीपति भी वही थे, यहाँ के जमींदार भी वही थे। 10-12% लोगों के हाथ में यहाँ की ताकत थी नीचे की, और ऊपर अंग्रेजों का राज था। बाकी 88-90% लोग, चाहे वो दलित थे, चाहे पिछड़े थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई थे, उनका कैसा जीवन था इस देश के अंदर? उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, उन्हें अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें चारपाई पे सोने का अधिकार नहीं था। एक जानवर जैसी 88-90% लोगों की जिंदगी थी। वो गुलामी की जिंदगी इस देश के अंदर जी रहे थे। एक तरफ 10-12% लोग हर व्यवस्था के मालिक थे, ऊपर अंग्रेजों का राज था, बाकी 88-90% लोग इस देश में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। ये इस देश की व्यवस्था थी। इन 88-90% लोगों को मैं बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा। इन 88-90% लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को इनका हक दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने के लिए, इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले किसने शुरू किया? इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने शुरू किया, और उन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी, और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली। उन्होंने भी इस देश में रहने वाले इन दलित, पिछड़े, मुसलमान, अपर कास्ट के गरीब भाइयों की लड़ाई लड़ी, और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान नारायण गुरु साहब ने संभाली। उन्होंने भी इस देश में इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ी, और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संभाली, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जब तक इस देश में रहने वाले 88% दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को इनका हक नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये फैसला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कर लिया, और उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी, और इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और फिर वही वक्त आ गया, यही ऐलान हुआ कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। बाबा साहब ने कहा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि इस देश में रहने वाले इन गरीब लोगों की ताकत के बल पर राजा पैदा होगा। लड़ाई शुरू हो गई। बाबा साहब ने कहा कि इस देश को आजाद कराने के लिए किसी एक व्यक्ति की कुर्बानी नहीं है,
किसी एक समाज की कुर्बानी नहीं है, बल्कि इस देश को आजाद कराने के लिए इस देश में रहने वाले हर समाज के महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया। हर समाज के नौजवान साथियों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराया। हर समाज की माओं ने और बहनों ने अपनी गोद सुनी करके इस देश को आजाद कराया। इसलिए इस देश को अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि इस देश को जिन्होंने आजाद कराया, जिनकी कुर्बानी है, उनकी ताकत के बल पर राजा पैदा होगा। ये लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई में बाबा साहब कामयाब हो गए। फैसला हुआ कि अब बैलेट बॉक्स के अंदर से राजा पैदा होगा, और जब बैलेट बॉक्स के अंदर से राजा पैदा होगा तो फिर उन लोगों ने एक चाल चली कि वोट डालने का अधिकार राजा महाराजा को होगा, वोट डालने का अधिकार जमींदार को होगा, वोट डालने का अधिकार पढ़े लिखे को होगा, वोट डालने का अधिकार पूंजीपति धन्ना सेठ को होगा। बाबा साहब ने कहा, मेरे 88% दलित, पिछड़े, मुसलमान, अपर कास्ट के गरीब भाई जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना खून बहाया है, उनमें तो इसमें श्रेणी में 2% लोग भी नहीं आते। तो बाबा साहब ने ऐलान कर दिया कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, न बैलेट बॉक्स में वोट डालने का अधिकार पढ़े लिखों को होगा, न पूंजीपति धन्ना सेठों को, न राजा महाराजाओं को, बल्कि वोट डालने का अधिकार हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो देश के अंदर पैदा हुआ है। और बाबा साहब ने ये लड़ाई लड़ी। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, दिल्ली से लेकर लंदन तक ये लड़ाई लड़ी गई और फैसला हुआ कि जो इस देश में पैदा होगा उसे वोट डालने का अधिकार मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बाबा साहब इस लड़ाई को नहीं लड़ते तो ना आप इस कुर्सी पे बैठे हुए होते, ना मैं यहां से बोलता हुआ होता, बल्कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होता। बाबा साहब ने इस लड़ाई को लड़ा और तुम्हें अधिकार दिलाया, और कितना बड़ा अधिकार दिलाया। आज तुम्हें ये वोट का अधिकार मिला है, बाबा साहब की बदौलत मिला है, किसी और की बदौलत नहीं मिला। और आप इसकी कीमत को नहीं समझते, इसकी कितनी बड़ी कीमत है। अगर इस देश के राजा की वोट की कीमत एक है, तो इस देश में मजदूर जो खेत में काम करता है उसकी वोट की कीमत भी एक है। और कितना बड़ा ताकत है इस वोट में। आपने देखा होगा, एक वोट की खातिर प्रधान बदल जाता है, एक वोट की खातिर विधायक बदल जाता है, एक वोट की खातिर सांसद बदल जाता है, और एक वोट की खातिर देश की सरकार बदल जाती है। समझो इसकी कितनी बड़ी ताकत है। आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। बाबा साहब ने इसलिए ताकत नहीं दिलाई थी आपको, इन 88-90% लोगों को इसलिए ताकत दिलाई थी कि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, और जिस दिन सही इस्तेमाल करेंगे तो इस देश की कुंजी इस गरीबों के हाथ में होगी, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते। लेकिन आप बैठ जाते हैं, कोई जज्बात में बैठ जाता है, कोई थैली में बैठ जाता, कोई थोड़े से पैसों में बैठ जाता। आपको मालूम नहीं कितना बड़ा सम्मान इस वोट की बदौलत तुम्हें मिलता है। आपने कभी अंदाजा लगाया है? कभी अंदाजा नहीं लगाया। अगर आपके बीच में कोई चुनाव लड़ने आ जाए, कभी अपनी गाड़ी से बाहर ना निकला हो, बंगले से बाहर ना निकला हो, कपड़ों पर दाग ना आया हो, और उसे चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो भागा हुआ कहां पहुंचता है? तुम्हारे गांव में पहुंचता है, तुम्हारी गलियों में पहुंचता है, गरीबों के बीच में पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि गरीबों के पास वोट होता है, बंगलों वालों के पास वोट नहीं होता। उनके 2 बेटे होते हैं तो वो भी विदेश में पढ़ते हैं। भागा चला जाएगा आपकी कच्ची कीचड़ भरी गलियों में, कहीं तुम्हारे बुजुर्ग बैठे फटे पुराने कपड़ों में बैठे, भाग के उनके पैर पकड़ लेगा। क्या कहेगा? बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो। और बाबा के जब तक पैर नहीं छोड़ता, जब तक आशीर्वाद नहीं लेता, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम्हारे बाप का आशीर्वाद नहीं लेता, बल्कि बाबा साहब की दी हुई ताकत का आशीर्वाद लेता है। अगर ये ताकत तुम्हारे पास नहीं होती, कोई तुम्हारे बुजुर्ग के पैर नहीं छूता। आगे बढ़ेगा, कहीं तुम्हारा कीचड़ में सना बच्चा बैठा, उसे भाग के गोदी में ले लेगा, अपने कपड़ों की परवाह नहीं करेगा। आगे बढ़ेगा, कहीं तुम्हारी माँ बहन खाना बना रही है, लकड़ी में खाना बन रहा, धुएं की रोटी रखी, उठाए के खानी शुरू कर देगा। क्या कहेगा? बहुत अच्छा खाना बना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर इतना बड़ा तुम्हें सम्मान मिला है तो इस वोट की खातिर मिला। अगर ये ताकत तुम्हारे पास नहीं होती, कोई तुम्हारी कीचड़ भरी गलियों में नहीं जाता, कोई तुम्हारे बुजुर्ग के पैर नहीं छीता, कोई तुम्हारे माँ बहन के हाथ का खाना पसंद नहीं करता,
कोई तुम्हारे कीचड़ में सने बच्चे को नहीं लेता। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये बाबा साहब ने ताकत दी है, इसका सही इस्तेमाल करो। और जब सही इस्तेमाल करोगे तो इस देश की कुंजी तुम्हारे पास होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे भाई, बाबा साहब ने भी इस लड़ाई को लड़ा और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर एक कमान मान्यवर काशीराम जी ने संभाली। पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति थे, अच्छे घराने में पैदा हुए, IAS रैंक की नौकरी करते थे। जब इन गरीबों के ऊपर जुल्म होता देखा तो उन्होंने भी इस कमान को संभाल लिया और उन्होंने भी इन कमजोर मजलूम बेसहारा लोगों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। आज ये कमान किसके हाथ में है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। और उन्होंने भी ऐलान कर रखा कि जब तक इस देश में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाष्ठ के 88% लोगों को इस देश का हुक्मरान नहीं बना दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ऐलान बहन कुमारी मायावती जी ने कर रखा। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक एक पल उनका इस मिशन के लिए, इस पार्टी के लिए समर्पित है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज सर्व समाज के भाई यहां बैठे हैं, सबसे ये गुजारिश है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई सर्व समाज के भाइयों की लड़ रही है। चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे प्रकाष्ठ के गरीब भाई हैं, उन सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। इसलिए इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आप इस लड़ाई में शामिल होगे तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारा वक्त हो गया। अब मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा। आज किस तरीके के हालात है? 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त रही। बड़े से बड़ा अधिकारी 10 बजे आपकी बात सुनने के लिए ऑफिस में बैठ जाता था। और कैसे कैसे हालात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पैदा किए। कोई 4 बार की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, न किसी हिंदू भाई की जान गई, न किसी मुसलमान भाई की जान गई। ऐसे हालात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पैदा किए। किसानों के हित में फैसले हुए, कमजोर लोगों के हित में फैसले हुए, व्यापारियों के हित में फैसले हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए। ऐसी सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चलाकर दिखाई। आज कैसे हालात हैं? आज किसान परेशान हैं, आज मजदूर परेशान हैं, आज व्यापारी परेशान है, हर तबका परेशान है और ये जान चुका है कि अब इस सरकार से दुखी हो चुका है। और सर्व समाज के भाई, ये से मेरी गुजारिश है कि ऐसा वक्त आने वाला है, आज हर एक की जुबान पे यही बात है, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी यहाँ बैठे हैं, हमारे पिछड़े समाज के भाई भी बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे। उन्होंने भारी ताकत में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना वोट दिया, लेकिन नहीं हरा पाए क्योंकि उन्होंने गलत फैसला किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से वोट दिया, तब भी नहीं हरा पाए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने गलत फैसला किया। 2022 में भी इसी तरीके का फैसला किया, 2024 में भी इसी तरीके का फैसला किया। आज हर एक की जुबान पे ये अल्फाज है कि अगर हम अपना वोट 2014 में मिला देते, 17 में मिला देते, 22 में मिला देते, 24 में मिला देते, तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती। आज सर्व समाज के भाइयों ने तय कर लिया है कि आने वाले 2000 जब भी चुनाव होगा 2027 में, तो सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। इसलिए आज उसी कड़ी में हम अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पैगाम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि बहुत जल्द प्रदेश में आम चुनाव होने वाला है और आप ये भी देख रहे हैं कि तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, हर पार्टी की चर्चाएं चल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ एक वर्कर बहुजन समाज पार्टी का लगा है। और आपने ये भी देखा होगा, कोई ना कोई रोज के रोज एक ना एक प्रत्याशी घोषित होता है और अब आदरणीय बहन जी ने भी ये फैसला किया है, आपकी ये विधानसभा
जो पुरकाजी के नाम से है, सुरक्षित विधानसभा है, आज हम उसका आदरणीय बहन जी के निर्देश पर हम और हमारे साथी मिलकर यह ऐलान करते हैं कि यहां से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कविता देवी जी होंगी और इन्हें आज इस विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया जाता है। आदरणीय बहन जी के निर्देश पर इन्हें यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब अपने पार्टी के सभी संगठन के साथियों से, सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से मेरी अनुरोध है, मेरी गुजारिश है कि आज के बाद एक साथी श्रीमती कविता बनकर यह चुनाव लड़ेगा और भारी वोटों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कविता देवी जी को जिताएंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। अब मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आखिर में आप सब लोगों का एक साथी का DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।